गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज जो रेस्ट बच गया था क्वेश्चन पार्ट, उसका मिसलेनियस क्वेश्चन जो है उसको समझा रहे हैं आपको। और इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का वो कौन सा पार्ट है, कौन सा अंग है जिसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुने होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया बोले तो सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो भी हम चीज़ खाते हैं, बताया है आपको कि जो भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है। और एनर्जी किस रूप में निकलती है? एटीपी। किस रूप में निकलती है? एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनो ट्राईफॉस्फेट। और ध्यान रखेंगे कि ये एनर्जी जो है, जैसे एनटीपीसी का नाम सुना है ना, यहाँ बाजू में सुन था ना, वहाँ पर क्या है कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्शन यहाँ आता है। यहाँ पे उसका एक तरह से क्या कहिए, सब स्टेशन है स्टोरेज का, वहाँ से फिर सप्लाई होता है, सभी को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एनर्जी क्या होता है? सुरक्षित रहता है, स्टोर्ड रहता है। ठीक है। और जब भी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, हम दिन भर तो खाते नहीं रहते हैं। मान लीजिए हमने खाया, अभी 1 घंटे के बाद हमको एनर्जी की ज़रूरत है। या कोई देखे होंगे कि अनशन करते हैं, 2 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास करते हैं, तो उनके बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो हमारे बॉडी में एनर्जी क्या है? स्टोर्ड है। किस रूप में स्टोर है? तो याद रखेंगे एटीपी, एडिनो ट्राईफॉस्फेट। इसमें भी बहुत चर्चा हम करेंगे इसके बारे में, किस रूप में होता है, कितने अणु होते हैं, आपको पढ़ाए भी हैं। तो आइए देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस, हिंदी में कोशिका का ऊर्जा घर, किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या था कि हमारे बॉडी का वो कौन सा, ऑप्शन के हिसाब से है, इनमें से किनमें जो है, किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या सेल जो होते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिए सेल के अंदर, इसको सेल का पावर हाउस बोला जाता है। तो इसी के साथ साथ एक लोग, हम लोग और नाम जानते हैं, क्या चीज़, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। किसको? लाइसोसोम। ये सब एक तरह का आपको रिवीजन हम करा रहे हैं, नए बच्चे उनके लिए नए हो जाएगा, है ना। और बाकी पुराने लोग हैं जो भी हैं, उनको जो है क्या हो जाएगा, एक रिवीजन। तो रिवीजन इज मस्ट। आप कितना भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, वो माइंड से आपका निकलते जाएगा। पढ़ा लिखा सब बराबर है, इसीलिए। और रिवीजन का ध्यान रखिएगा, 3 स्टेप है रिवीजन का। 3 स्टेप। पहले तो आप जिस दिन पढ़े, और उस दिन अगर टाइम मिलता है तो शाम तक जो है क्या करिए, उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। वीक में एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको, संडे वनडे को, या फिर गैपिंग जब मिलता है तब रिवाइज कर लीजिए। और एक जो है मंथ में एक बार रिवाइज करिए। अगर ऐसे 2-3 बार एक ही चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं तो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और लगभग बहुत दिनों तक वो याद रहेगा। लेकिन दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है कि एक बार पढ़े और उसको जो है आजीवन याद रहे। वो याद रहना, भूलना, ये ह्यूमन का क्या है, नेचर है। जितना चीज़ अगर मान लीजिए बचपन से हम लोग याद करते आ रहे हैं, अगर इसमें स्टोर रहे तो अपना माथा इतना बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? कितनी चीज़ इसमें आ जाएंगे, लेकिन सभी चीज़ हमको याद नहीं रहते हैं। ठीक है। उसमें से मैक्सिमम पार्ट क्या होते हैं, स्लिप होते हैं। तो उनको स्टोर रखने के लिए अधिक समय तक वो हमारे ब्रेन में रहे, तो उसको रिवीजन करना जरूरी है। तो इसी उद्देश्य से आप हमारे वीडियो को देखिए, समझिए क्या चीज़, कि एक तरह का हम रिवीजन कर रहे हैं, पढ़े हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और उसमें अगर कुछ नया लग रहा है तो उसको नोट करिए। तो आइए, हम बता रहे थे लाइसोसोम। लाइसोसोम नाम सुनोगे, इसको कहा जाता है आत्महत्या की
थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है इसको। क्यों? इसलिए कि लाइसोसोम के अंदर एक ऐसा जो है पदार्थ, केमिकल जो है सीक्रेट होता है, जो क्या करता है, इसी को खुद से जो है ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। ठीक है, आत्महत्या की थैली। किसको? लाइसोसोम। तो याद रखेंगे, यहाँ हम बता रहे थे, क्वेश्चन एक ही था आपका कि किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो याद रखेंगे किसमें? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, मूल तत्वों को आवर्त सारणी बनाने से पहले माने पहला वैज्ञानिक कौन थे? सुनिएगा, आवर्त सारणी, एक दो क्वेश्चन इसमें बीच में हम आपको स्लिप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसलिए कि उसमें अलग से डिस्कस करना हमको। मेंडलीफ का नाम सुने होंगे, आइए इसमें पूरे हम आपको क्वेश्चन को जो है खंगाल देंगे, बढ़िया से समझा देंगे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ये क्या चीज़ होता है भाई? तो पीरियडिक टेबल आप पढ़े हैं, और पीरियडिक टेबल क्या है? तो जितने भी एलिमेंट हमको ज्ञात हो गए हैं, लगभग 105 110 से ऊपर एलिमेंट हैं, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उनको अरेंज करने के लिए भाई प्रॉपर्टी के आधार पर, उनके मास के आधार पे, है ना, कैसे उनको कहाँ अरेंज किया जाए, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, तो ये मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने पीरियडिक टेबल बनाया। क्या बनाया? पीरियडिक टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी, ऐसा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे दो तरह के इसमें देख रहे हैं, एक कॉलम देख रहा है और एक क्या दे रहा है? रो देख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो वर्टिकल वाले देख रहे हैं, ऐसे वाले जो दिख रहे हैं ऐसे, इनको हम लोग बोलते हैं वर्ग। वर्ग को क्या कहते हैं? ग्रुप। और ये जो पैरेलल हॉरिजेंटल ऐसे दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? आवर्त। आवर्त बोले तो पीरियड बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे कि मेंडलीफ वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो कोशिश किया, क्या? एलिमेंट जितने हमारे इन्वायरमेंट में जो ज्ञात हैं उनको अरेंज करने के लिए। और उस पीरियडिक टेबल में सबसे पहला हमारा एलिमेंट आया कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट आया। अब क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने जो पीरियडिक टेबल बनाया उसमें टोटल पीरियड कितने थे? तो याद रखेंगे 7। और ग्रुप्स कितने थे? तो ग्रुप्स थे कितने? 9। मेंडलीफ की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कितने थे? 9 ग्रुप। ठीक है, और 7 क्या? पीरियड। ये सब ध्यान रखिएगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि 9 जो ग्रुप हैं उनमें से आखिरी ग्रुप में मेंडलीफ ने क्या किया था कि वैसे एलिमेंट को रखा था जो इनर्ट हैं। इनर्ट किनको कहा जाता है? दोज एलिमेंट विच डू नॉट रिएक्ट विथ एनी अदर एलिमेंट्स, है ना, मतलब वैसे एलिमेंट जो किसी दूसरे से एक्शन नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, वो क्यों नहीं रिएक्शन करते हैं? रिएक्शन तो करना चाहिए, बाकी सब तो करते हैं, वो क्यों नहीं करते हैं? तो एक वर्ड आप लोग पढ़े होंगे, ऑक्टेट। हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अष्टक का पूरा होना। ठीक है, अष्टक। ये अष्टक क्या होता है? ध्यान रखिएगा, अष्टक का पूरा होना ये क्या चीज़ होता है कि जितने भी पीरियड में ग्रुप में एलिमेंट है, वो जो है लास्ट वाले जो है, जो जीरो ग्रुप उसको बोला गया, आखिरी वाले को जीरो ग्रुप, इसके एलिमेंट का ये जो है कैरेक्टर को फॉलो करना चाहते हैं, वो इनर्ट गैस हैं। और इनर्ट कैसे हैं? तो याद रखिएगा कि जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। हम लोग इतना क्यों मेहनत करते हैं यार? तो मेहनत इसीलिए करते हैं पेट भरने के लिए। जिस दिन पेट भरे, बहुत बड़ा पेट है यार, कितना भी कमाते रहो खाते रहो, भरने वाला नहीं है। एक ही दिन भरेगा जब भगवान से मुलाकात होगी, नहीं हो? चलिए, तो ध्यान रखेंगे कि ऑक्टेट का पूरा होना मतलब क्या होता है कि एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में
8 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, तो कंप्लीट हो जाएगा और रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन क्या सभी के 8 ही होना चाहिए क्या? हाइड्रोजन है, लिथियम है, नहीं, इनके भी 8 होना चाहिए, उनका तो एटॉमिक नंबर 8 से कम है। तो ध्यान रखेंगे, जिनका एटॉमिक नंबर 8 से कम है ना, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या सोचते हैं? पहला यहाँ पे इनर्ट गैस में देखेंगे हीलियम है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो मतलब इसके ग्रुप में जितने भी इनके साथ वाले हैं वो क्या चाहते कि इस इनर्ट गैस मतलब हीलियम का जो है नेचर को हम भी फॉलो कर लें, हम भी क्या बन जाएंगे? ऑक्टेट वाले में, इनर्ट गैस वाले में आ जाएंगे। ठीक है, तो हीलियम को फॉलो करते हैं। और हीलियम बोले तो कुछ एलिमेंट हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? उनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम जितने रिमेनिंग बच गए उनके आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए? 8। तो आइए मेंडलीफ की आवर्त सारणी हम देख रहे हैं। तो इसमें जो है अब क्वेश्चन आएगा कि मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक, ठीक है, इन्होंने जो है पीरियडिक टेबल जो बनाया था उसका बेस क्या था? तो याद रखेंगे परमाणु भार, एटॉमिक वेट, परमाणु भार के आधार पर बनाए थे। और उन्होंने बनाया था, सजाया था पीरियडिक टेबल को। बाद में कुछ सालों के बाद, है ना, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या? मोसले। क्या नाम था? मोसले। तो मोसले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया भाई कि उसने क्या किया कि एटॉमिक नंबर का खोज किया। किसका? एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या। तो ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड होता है किसके लिए? तोड़ने के लिए। तो मेंडलीफ भैया ने पहले जो है सजाया उसको, पीरियडिक टेबल को बनाया, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी। कब खामियां पता चली? तो जब इन्होंने एटॉमिक नंबर का खोज कर दिया। किसने? मोसले ने। अब मोसले नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? उसमें मॉडिफाई कर दिया। अब एटॉमिक नंबर के बेस पे जो है पीरियडिक टेबल तैयार किया। तो अब उसको हम लोग पीरियडिक टेबल को क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल में चेंजिंग क्या हुआ? तो पीरियड उतने ही हैं, 7 हैं, लेकिन अब जो है उसमें ग्रुप जो है चेंज हो गए, ग्रुप की संख्या बढ़ गई। कितनी हो गई? 18। हाँ 18। तो कैसे 18 हो गया यार? तो ध्यान रखिएगा कि लगभग प्रत्येक ग्रुप को ए और बी पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। मान लीजिए पहला ग्रुप था, ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ साहब के पीरियडिक टेबल में जैसे फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है ना, उसको जो है कैटेगराइज किया गया, 2 पार्ट में बांटा गया, ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी। ठीक है, इसी तरह से थर्ड ए और थर्ड बी, ऐसे चला। और याद रखेंगे क्वेश्चन देता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में वो कौन सा ग्रुप है जिसको डिवाइड नहीं किया गया है, जिसको अलग अलग पार्ट में बांटा नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे वो ग्रुप कौन है? 7 है कि 8 है? 7 है शायद, देख लीजिएगा एक बार, है ना। और इसमें ध्यान रखेंगे कि एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग हैलोजन ग्रुप कहते हैं। तो याद रखेंगे वो कौन सा ग्रुप है? 7th ग्रुप है। 7th वाला ग्रुप जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन ग्रुप। और क्वेश्चन आपको पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें कौन जो है एलिमेंट जो है हैलोजन ग्रुप का नहीं है, या इसमें से कौन जो है एलिमेंट जो है हैलोजन ग्रुप का है, ऐसा क्वेश्चन रहेंगे। तो हैलोजन ग्रुप में शुरू होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, ऐसे आप एक बार देखेंगे तो फ्लोरीन। और याद रखेंगे सबसे जो है ज़्यादा निगेटिव जो है प्रॉपर्टी शो करने वाला एलिमेंट है कौन? फ्लोरीन। याद रखिएगा फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा जो है निगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कैरेक्टर जो है शो करता है। सबसे निगेटिव कौन है? फ्लोरीन, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ध्यान देना है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल और ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ना, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल में ये सब जो है डिफरेंस है, बहुत सारे इसमें पढ़ने हैं। अब आते हैं
आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेंडलीव साहब ने तत्वों का वर्गीकरण किया था, पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसका मूल बेस क्या था भाई? एटॉमिक वेट, परमाणु भार। थोड़ा सा 1 मिनट और यहाँ टाइम लेंगे आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसका बेस क्या है? तो याद रखेंगे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है। अब थोड़ा दिल है कि मानता नहीं, थोड़ा बताते रहे, इच्छा होती है कि जो भी बच्चों को बताना है थोड़ा सा बता देते हैं। जानते हैं आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, हो सकता है कहीं भूल गए होंगे, लेकिन हमारा काम है रिवीजन, हमने बोला ही है। हम किसी को पढ़ा नहीं रहे, ध्यान रखिएगा, आपको हम पढ़ा नहीं रहे, एक तरह से आपको रिवीजन करा रहे हैं और आपको एक्टिवेट कर रहे हैं कि भैया ऐसे पढ़ो, एक चीज़ को पकड़ो। पूरा सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे होती है, इस तरह से डिस्क्रिप्टिव पूरा अंदर तक पढ़ना है आपको। ये नहीं कि जहाँ तहाँ से पढ़िए आपका हो गया, वैसा नहीं। या आज का ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देते हैं तो उसमें क्या करना है, मैक्सिमम आपको जो है डिटेल्स में पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा कोई गारंटी नहीं, उसका नाम ही है परीक्षा। दूसरे की इच्छा है उसको पूरा करना है, ठीक है। उसने क्या क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हमको रिप्लाई करनी है। तो आइए उस हिसाब से आपको हम तैयार कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होता है पता है? बोलिए, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? तो आइए ध्यान देंगे। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और इसी के साथ इसका एक भाई है मास नंबर या एटॉमिक मास। वो क्या चीज़ होता है यार? तो याद रखेंगे मास नंबर या एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके बनेगा क्या चीज़? मास नंबर या एटॉमिक मास। तो अब क्वेश्चन आता है, पूछता है कि प्रोटॉन जो है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, वो एलिमेंट के किस पार्ट में पाए जाते हैं? अब आइए एलिमेंट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे सामने देख लीजिए एलिमेंट। और याद रखेंगे परमाणु सिद्धांत दिया था किसने? एक वैज्ञानिक का नाम है डाल्टन। हम लोग पढ़े हुए थे 9th क्लास में, चैप्टर का नाम ही था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने जो है एटॉमिक, ये जो है परमाणु का जो है सिद्धांत दिया था। अब सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, या दूसरे में बोल सकते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है एटम का। इसके बाद न्यूक्लियस के बाद ये क्या होते हैं? ऑर्बिट कहिए या सेल कहिए, क्या होता है? ऑर्बिट या सेल। और इसको नंबरिंग कर सकते हैं, के से शुरू होता है, KLM, मतलब पहला ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाद, फर्स्ट ऑर्बिट है K, उसके बाद L, उसके बाद M, N, ऐसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ से बहुत सारा चीज़ आपको सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये न्यूक्लियस है एटम का। तो याद रखेंगे इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन आप पूछता है कि इनमें परमाणु के सेंस में, एटम के सेंस में न्यूक्लियॉन कौन सा है? तो न्यूक्लियॉन बोले तो यही ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर एक ही ऑप्शन है केवल प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन, तो उसी को मारना है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन में नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है इस जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है? स्पिन करता है, मूव करता है। देखिए घूमने के सेंस में हम लोग मूव वर्ड का यूज़ करते हैं या रोटेट वर्ड का यूज़ करते हैं नहीं, लेकिन यहाँ केमिस्ट्री में आपको कौन सा वर्ड यूज़ करना है? स्पिन करना, स्पिन करता है। और तो ध्यान रखेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो आउटर ऑर्बिट हैं, इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। तो अब सबके लिए घर बन गया। ये न्यूक्लियस क्या हो गया? एक तरह से याद रखिए राजा रानी हो गए, ये कहाँ रहेंगे? सेंटर में। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए भाई?
चारों तरफ क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, पहरा देते रहेंगे, राजा रानी की सुरक्षा करेंगे। और ध्यान रखेंगे, और इसमें प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल होता है, उसमें पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं। और न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, नाम ही है न्यूट्रॉन, मतलब क्या है, न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन की बारी आ गई, तो इलेक्ट्रॉन हैविंग निगेटिव चार्ज, इन पे क्या पाया जाता है, निगेटिव चार्ज पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि परमाणु जो है उसका रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करता है, क्वेश्चन देता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी परमाणु है, एटम है, उसका एटॉमिक कैरेक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, या केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर। और भैया याद रखना, आप सभी भैया बहना जो भी हैं, ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो उसका पूरा जंत्री हम बता सकते हैं। जैसे हम लोग का आधार कार्ड है, आधार कार्ड से जो है सब पता चल जाएगा कि भाई आपके फादर का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं। अब आप डुप्लीकेट ही बनवा दोगे तो उसका मैटर अलग है, ठीक है, लेकिन अगर रियल में आपका आधार नंबर है तो उससे बहुत सारा चीज़ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से एटॉमिक नंबर अगर पता है तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को बताया जा सकता है। अब एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये हम KLM ऐसा क्यों इंडिकेट किए, आपको कुछ बताने के लिए। हमको क्या बताना है, आपको ध्यान रखिएगा, ये बताना है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी एलिमेंट है, एटम है, उसके किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बताइए। अगर किसी को याद है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बताइए, यहाँ से मिटा रहे हैं, थोड़ा बताना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन इतना ही रहेगा कि कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, परमाणु है, उसके किसी भी ऑर्बिट में, मान लीजिए पहला ऑर्बिट हो गया KLM, मान लीजिए पूछ दिया कि L जो सेल है, सेल भी बोलते हैं इसको, L सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो कैसे, M में पूछ दिया, N में पूछ दिया, N में कितने होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका एक फॉर्मूला है, किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है भाई, 2n स्क्वायर, कितना होता है, 2n स्क्वायर। और 2n स्क्वायर, n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल, मीन्स n का मतलब क्या है, K L M N, ऐसा आगे बढ़ेंगे, और K स्टैंड्स फॉर 1, L बोले तो 2, M बोले तो 3 और N बोले तो 4, ऐसे रखते जाएंगे। अब मान लीजिए हमको बताना है M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो M बोले तो देखिए कितना है 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 इंटू 9, बोले तो कितना हो गया भैया 18। मतलब किसी भी एलिमेंट के, एटम के, ठीक है, M सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो याद रखेंगे 18। और किसी भी सेल का निकालने के लिए फॉर्मूला आप नोट कर लो, क्या होता है 2n स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछता है एग्जाम में। तो चलिए हम थोड़ा सा साइड पकड़ लिए मेंडलीव से, अब आते हैं, आपको इसमें बहुत सारा चीज़ बताना है, लेकिन और भी वीडियो में चर्चा करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये बोला कि 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाला रेबीज रोधी दवा कहाँ पे लॉन्च किया गया था, भारत में। सुनिएगा, 2016 में रेबीज के लिए एक दवा आया, किसके लिए, रेबीज, ठीक है, दवा आया, और
बहुत तेजी से ये कारगर हुआ, बहुत ब्रॉड वे में ये फैला। तो कह रहा है कि किस देश ने इसको लॉन्च किया, तो अपना भारत। ध्यान रखिएगा। अब वो दवा का नाम थोड़ा हमको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। आइए, तो रेबीज, ये जो है कुछ दिन पहले वीडियो बनाए हुए हैं आप लोग को, बीमारी, उसका कारण, उसका निदान, ठीक है, उससे प्रभावित होने वाले अंग, उसमें भी शायद इसका हम चर्चा किए हुए हैं, फिर भी चर्चा करते हैं, रिवीजन। रेबीज, ये रेबीज बीमारी किससे होती है यार, तो याद रखेंगे, ये तो हम लोग जनरली जानते हैं कि कुत्ता के काटने से जो है क्या होता है, रेबीज बीमारी होती है। नहीं, रेबीज किससे होता है, कुत्ता के काटने से। अब ध्यान रखिएगा, कुत्ता तो काटता है लेकिन उसमें वायरस होना चाहिए। रेबीज का होता है क्या, वायरस, ठीक है। तो रेबीज रोग किससे होता है, वायरस से होने वाली बीमारी है। अब क्वेश्चन है कि रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे लुईस पास्चर। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था, लुईस पास्चर। और लुईस पास्चर का नाम आ गया तो एक चीज और याद रखिए, लुईस पास्चर बोले तो क्या, दूध को हम लोग क्या करते हैं, पास्चराइज्ड करते हैं, पाश्चरीकरण करते हैं। तो दूध का पाश्चरीकरण। अब क्वेश्चन है कि दूध का पाश्चराइजेशन जो है, पाश्चरीकरण, ये क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, दूध को जो है लगभग 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे या बॉयल करिए, एवरेज हम बता रहे हैं 60 से 70 के बीच में, है ना, लगभग जो है 20 मिनट 30 मिनट जो है क्या करिए, बॉयल कर दीजिए। तो उसमें के जितने भी जर्म्स हैं, हार्मफुल जर्म्स, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या चीज़, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क, दूध का पाश्चरीकरण, ठीक है। तो इसके बारे में किसने बताया था, तो याद रखेंगे लुईस पास्चर। देखिए, हो सकता है बोर्ड चमक रहा होगा या कुछ पार्ट अगर नहीं दिख रहे होंगे तो मत दिखे, कोई टेंशन नहीं, आप सुन रहे हैं ना, ब्रेन में उसको नोट करिए, और नहीं तो कॉपी पेन लिखिए, लेके बैठिए और उस पर जो है नोट कर लीजिए। अभी अपना टेक्नोलॉजी आने का है, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है, बच्चे जो है प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लुईस पास्चर, याद रखिएगा। तो रेबीज का टीका का खोज किसने किया था, लुईस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में किसने केसर की खेती की जाती है, किसमें, सुनिएगा, केसर, बहुत बढ़िया। और केसर जो है उत्पादन करने वाला, उत्पादन करने में, केसर के उत्पादन करने में सर्वोपरि है, सबसे आगे है, कौन, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब क्वेश्चन है कि केसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, केसर है क्या, उसका कहीं हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं क्या, यस। केसर का प्रयोग जो है मसाले के रूप में किया जाता है, इसमें सुगंध होता है। हम लोग जो है अपने यूपी बिहार में जो है वो बनाते हैं क्या, खीर वगैरह बनाते हैं, है ना, उसमें भी केसर यूज़ किया जाता है, या और भी दूसरी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह रहेगा कि केसर जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, फूल होता है, फूल, और उसी का स्टामेन भी बोल सकते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, मान लीजिए दूसरे फूल का हम बना रहे हैं, उसका फूल का नहीं बना रहे हैं, ऐसा है, ये धतूरा टाइप का, इसमें देखिएगा ऐसा निकला रहता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ये स्टामेन होते हैं, है ना। तो मतलब कि इसके फूल का प्रयोग किया जाता है, स्टामेन का प्रयोग किया जाता है, किसमें, मसाले के रूप में। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये इसी तरह का कि जो हम लोग लौंग खाते हैं, लौंग, ठीक है, तो लौंग जो है जो यूज करते हैं मसाले के रूप में, या कोई कोई जो है खाते भी ऐसे, है ना। तो लौंग जो यूज किया जाता है वो पौधा का कौन सा भाग होता है, तो याद रखेंगे वो होता है कली, फूल नहीं, क्या बोलेंगे, कली, बड, ठीक है। उसी तरह से चाय, आज का तो स्टेटस है, शनि सागर के यहाँ जाएंगे तो क्या तुरंत चाय आएगा,
ठीक है भैया, हाईलाइट हो गए, आपको भी इधर ले लिया नाम आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो चाय आता है, तो चाय जो मतलब कि प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है, तो नाम ही है, हम लोग जाते हैं ऐसे। तो भैया जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो चाय पत्ती नहीं बोलते हो, क्या बोलते हैं, टी का पैकेट दे दीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे, गांव घर में अभी बोलते चाय पत्ती दे दीजिए 10 रुपए का, या चाय पत्ती का पैकेट दे दीजिए। तो चाय पत्ती उसमें नाम में ही लग गया क्या, पत्ती। तो चाय जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, लीव्स, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉफी। कुछ लोग अपना स्टेटस जो है वीआईपी स्टेटस मेंशन करते हैं, तो उनको क्या भैया, यार हम चाय नहीं पीते, हम क्या पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। तो पियो ना भैया, क्या दिक्कत है, लेकिन पियो। लेकिन बताओ कि चाय कॉफ़ी तो पी रहे हो, तो कॉफ़ी जो है प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होता है, किस हिस्से से प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे कॉफ़ी का बीज होता है, सीड से प्राप्त किया जाता है, क्या चीज़, कॉफ़ी, ठीक है। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और जम्मू कश्मीर की बात आई तो पहले बहुत क्वेश्चन पूछता था, अभी भी पूछ सकता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या कि आर्टिकल 370, धारा 370 या अनुच्छेद बोलेंगे, अनुच्छेद बोलिए, अनुच्छेद, ठीक है। ये 370 जो है किस राज्य से संबंधित है, नहीं अब था, मोदी बाबा ने इसको खत्म कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित धारा थी, क्या, 370, और इसी अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य की दर्जा दी गई थी। विशेष राज्य की दर्जा की मतलब क्या हो गई, बाकी सभी राज्यों को वो फैसिलिटीज नहीं मिले हैं, लेकिन उसको मिला हुआ बहुत सारे मामले में। और वहाँ के लोग ये फैसिलिटी लेते लेते आज़ादी के बाद से पूरे जो है चढ़ गए थे ऊपर तक, है ना। तो उनको थोड़ा सा एवरेज मिलाना था, अच्छा हुआ 370 लड़ गए। भाई हमारे देश का अंग है तो क्यों अलग रहेगा, भाई भाई मिल के रहेंगे, है ना, उसका अलग क्यों रहेगा व्यवस्था, उसका संविधान भी अलग था, पता है ना। हाँ, अब तो ये 370 जो है ख़त्म हो गया। इसका थोड़ा सा डेट वगैरह ईयर याद कर लीजिएगा कि कब ये ख़त्म हुआ, 19 में, हाँ 2019 में ये जो है अनुच्छेद जो है 270 जो है समाप्त कर दिया गया। अब रुकिए, एक क्वेश्चन और है। ये जम्मू कश्मीर के अलावा अभी भी 1-2 राज्य ऐसे हैं, है ना, जिसको विशेष राज्य की दर्जा है। कौन है, नागालैंड, याद रखिएगा, नागालैंड को अभी भी विशेष राज्य की दर्जा है। और हमारे नीतीश साहब बिहार के मुख्यमंत्री, जब चुनाव आता है ना, इलेक्शन केंद्र सरकार का, तो वो अपना जो है लेके 10 साथियों को बैठ जाते हैं, क्या कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दीजिए। तो विशेष राज्य की दर्जा ऐसी सबको मिल जाएगी, लो हम बांट रहे, खैरात में लेते जाओ, नहीं, ठीक है। वो विशेष राज्य की दर्जा के लिए कुछ कैटेगरीज होते हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल हैं, उसके बेस पे दिया जाता है। नहीं तो सभी मांगने लगेंगे विशेष राज्य की दर्जा, आराम से पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, कोई एक्टिव नहीं रहेगा। और फ्री के चीज़ों से बचना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी। आप लोग सभी लोग जानते हैं पारिस्थितिकी बोले तो क्या होता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सुना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम क्या होता है यार, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भी बोलते हैं इसको, है ना। तो इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो एक साइंटिस्ट हैं, हाँ बराबर, स्नेहा सही बोल रही हैं। इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया था सबसे पहले, टेंसले नामक वैज्ञानिक। उसका नाम क्या था, टेंसले, मतलब टेंशन नहीं लेने का। ये टेंसले मतलब हम बोल रहे हैं कि टेंशन नहीं लेने का। परिस्थिति के बारे में हम बढ़िया समझा देंगे, तो सुनिएगा।
पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम क्या है? तो याद रखेंगे जितने लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, उन सभी का एक कॉम्बिनेशन, एक मिलकर जो है एक ग्रुप जो है तैयार किया जाता है। कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है, आप सो रही हैं, जगिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है कि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे छोटा एग्जाम्पल बताइए। तो पौंड, पौंड बोले तो क्या हो गया? तालाब। कैसे? अब ये लीजिए, मान लीजिए तालाब है, ठीक है, इसमें पानी भरे हुए हैं, तो केवल तालाब में पानी ही रहता है क्या? नहीं, पानी के साथ साथ इसमें जलीय जीव रहते हैं, मछली है, मेढक है, सांप है, नहीं, और छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, वो सब भी रहते हैं। इसके अलावा इसमें प्लांट वगैरह भी उगे रहते हैं, नहीं, एल्गी रहते हैं, सनलाइट उसमें पड़ता है, मिट्टी है, वाटर, सब चीज़ है। तो इसी का एक कॉम्बिनेशन जो हो गया जैविक और अजैविक घटक, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स, सभी का एक क्या कहिए? जुड़ाव है, एक कॉम्बिनेशन है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं उसको, याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र। अब क्वेश्चन है, इस दुनिया में पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? तो याद रखना भैया, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ऐसे भी आप लोग को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झील है कौन? कैस्पियन सागर झील। लेकिन रुकिएगा, ताजे पानी का सबसे बड़ा झील, वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिया की नहीं बात कर रहे हैं, सुपेरियर झील, लेक सुपीरियर, कहाँ है? अमेरिका। तो हम पढ़ाते थे आपसे पुराने वाले बैच को, उसमें घटना बताते थे, लेक सुपेरियर सुपर है भाई, अमेरिका भी क्या है? सुपर है, भले अब उसकी थोड़ा सा छवि अभी डाउन जा रही है ना, लेकिन सुपर है। तो लेक सुपेरियर कहाँ है? अमेरिका में, और वो क्या है? मीठे पानी, ताजे पानी का झील है। अब क्वेश्चन रहेगा, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो याद रखेंगे, बुलर झील। कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो झील के बारे में भी आपको बताएंगे, किसी दिन चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, सबसे छोटा एग्जाम्पल जो है पारिस्थितिकी का क्या है? एक तालाब बोल सकते हैं, नहीं, और सबसे बड़ा बोले तो कैस्पियन सागर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। लो भैया, आ गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड सबको पता है। और जालियांवाला बाग ये कहाँ है? किसी को पता है? जालियांवाला बाग, और ध्यान रखेंगे जालियांवाला बाग ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में, हाँ। और याद रखेंगे कि एक अंग्रेज था जिसका नाम सुने होंगे, जनरल ओ डायर। तो सबसे पहले ये जालियांवाला बाग क्यों फेमस है? तो जान के कहाँ है? अब क्यों फेमस है? तो याद रखेंगे, इसमें गोलीबारी हो गई थी। यहाँ एक सभा चल रही थी, और उस सभा में क्या, एक अंग्रेज अधिकारी था, और कौन था? उसका नाम था जनरल ओ डायर। और जनरल ओ डायर ये क्रूर था। ये क्या था? क्रूर। इसने क्या किया भाई? तो डायरेक्ट जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया। किसने? जनरल ओ डायर। डायर जो है डायरेक्ट आदेश दे दिया गोली चलाने के लिए। बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। और याद रखेंगे ये घटना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 1919 में, और 13 अप्रैल है, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। और इसी में थे अपने कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। उनका नाम ही था आज़ाद।
मैं आज़ाद पक्षी हूँ, मैं कभी अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं आऊँगा। उनका एकदम प्रण था कि अगर मरना भी होगा तो मैं अंग्रेज़ों की गोली से नहीं मरने वाला हूँ, या किसी के फांसी पे लटकाने से नहीं मरूंगा। मैं मरूंगा तो हम अपने स्वदेशी गोली से ही मरूंगा। ठीक है, उनका ऐसा था। मीन्स उन्होंने ये प्रण कर लिया था कि अंग्रेज़ों से लड़ना है, लेकिन उनको हराना है, रुकना नहीं है, मानना नहीं है। उनको हम क्या करेंगे, उनको जो है कैसे भी उनको जो है डोमिनेट करना है अपने को, लेकिन कोशिश में लगे रहे। लेकिन अब देखिए कि उस जो है जालियांवाला बाग में क्या था, एक ही रास्ता था निकलने घुसने के लिए, और गोली चल रही है। क्या करेंगे, अब देखें कि अब बचने वाले नहीं हैं। तो वो माँ का लाल था शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, उसने देखा कि अब बचेंगे नहीं, अपना निकाले पिस्टन और सीधे यहाँ मार, खत्म। तो उनसे रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था भाई, 13 अप्रैल 1919 को। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन था, जनरल ओ डायर। और याद रखना, हिंदुस्तानी वो एक सांप होता है, गेहूं सांप हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, कि वो जो है बदला लेता है। अगर मान लीजिए उसकी नागिन को, जैसे नागिन या उसकी औरत जो है, या उसके किसी को अगर मार दिए, अगर कहीं उसका, हम लोग बोलचाल में से बोलते हैं कि सांप को मारो तो उसका मुंडी को कुच दो, आँख को कुचल दो, है ना, हम लोग की तरफ ऐसा है। नहीं तो क्या करता है, तो खींच मेरा फोटो, वो फोटो खींच लेगा। ठीक है, और फोटो खींच लेगा तो क्या होगा भाई, अब उसका बदला लेने वाला शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो बदला लेके ही छोड़ता है, ऐसा होता है, सुने होंगे आप लोग। ठीक है, अब सुनिएगा। तो यहाँ पर जो है एक थे कौन, तो सुनो भैया, वो भी अपना माइंड में मेकअप कर लिया था। किसने, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह, तूने हमारे इतने लोगों को मरवाया भैया, और हमारा मेन मुखिया को ही मैंने मारा नहीं, मतलब उसको खुद से मरना पड़ा, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। तो उसने क्या किया, ऊधम सिंह, ध्यान रखेंगे, ऊधम सिंह, उसने क्या किया भैया, 1940 में। देखिए घटना कब हुई है, मोटा मोटी 20 साल के बाद। छोड़ा नहीं, जनरल ओ डायर के जाके ठोक दिया। ठीक है, ले बेटा तूने मारा था ना, तुम ही को हम ख़त्म कर दिए। तो क्वेश्चन रहता है कि जनरल ओ डायर को किसने मारा था, तो याद रखेंगे ऊधम सिंह। कब मारा था, 1940 में। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, केवल सुनते जाओ भैया, आपको सब चीज़ याद हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाँ लीजिए, ये लेते हैं रेडियम। रेडियम का नाम सुने हैं, हाँ, आजकल तो रेडियम भाई हर जगह आपको दिखने को मिलेगा। हम क्यों बोल रहे हैं कि रेडियम हर जगह दिखने को मिलेगा, तो सुनिए, सबके घर में 2 व्हीलर 4 व्हीलर रहता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रेडियम स्टिक कर देते हैं, ताकि रात होते में दूर से जो है पता चले कि यहाँ पे गाड़ी जा रही है। या पहले देखे होंगे उस साइकिल हम लोग चलाते थे, पहले का अभी भी मिलेगा, वो पीछे में छोटा सा ऐसा पीला सा लगा रहता, चाहे लाल टाइप का लगा रहता था। तो क्या इंडिकेट करता था कि रात वगैरह में आप चल रहे हैं, कहीं से पीछे से गाड़ी वगैरह आ रही है तो चमकेगा, है ना, चमकेगा तो क्या पता चलेगा भाई कि वहाँ पर कोई चीज़ है, कोई जा रहा है, अपने बाइक से गाड़ी से जा रहा है। और आजकल रोड पे भी देखिएगा रेडियम का जहाँ टर्निंग रहता है उस पर रेडियम को जो है स्पॉटिंग दिया रहता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ यहीं तक हमारा बाउंड्री है, इससे बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग टर्न लेते हैं, रेडियम। अब क्वेश्चन है कि क्या रेडियम, अच्छा हाँ, रेडियम का खोज किसने किया था, यस, सुमित भैया भी सही सही कभी कभी बताते हैं, लेकिन इनका भी कभी कान पकड़ना पड़ता है, तो ध्यान रखेंगे। तो रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी। और मैडम क्यूरी का नाम लेइए तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता था, किसमें, केमिस्ट्री में, किसने, मैडम क्यूरी। चलिए इनमें चलेंगे और बताएंगे तो डिटेल में जाना पड़ेगा, यहीं से आते हैं पहले। और रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अच्छा चलिए इसके बारे में पहले बता के तब उधर बढ़ते हैं। तो रेडियम याद रखेंगे
यहाँ पे जो क्वेश्चन है ORE, और क्या क्या होता है यार? तो और जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अयस्क। ध्यान से सुनिएगा, अयस्क। एक साथ दो काम कर दे रहे हैं, आपको पढ़ा भी दे रहे हैं, वीडियो भी बन जा रहा है, दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और बोले तो अयस्क। अयस्क किसको बोलते हैं? तो कच्चा पदार्थ, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। एक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, मेटलर्जी। वो मेटलर्जी क्या होता है यार? हिंदी में उसको बोलते हैं धातु कर्म। तो मेटलर्जी याद रखिएगा, केमिस्ट्री का वैसा पार्ट है जिसमें मेटल वगैरह के एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कॉपर कैसे निकाला जाता है, एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है, लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसी तरह से चांदी, सोना, ठीक है, कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो ध्यान रखिए भैया, वो सभी जो है, एक केवल सोना को छोड़ दीजिए, सोना क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेचर में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें कौन जो है हमारे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखेंगे गोल्ड, सोना, जिसका सिंबल होता है AU, ऑरम। ठीक है, अब सुनिए, तो कच्चा माल अयस्क, जिससे हम धातु को शुद्ध रूप में क्या करते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो वही मेटलर्जी बोल रहे थे कि अयस्क से धातु को, शुद्ध धातु को प्राप्त करना, वही पढ़ते हैं हम लोग किसमें? मेटलर्जी में, धातु कर्म में। तो अयस्क कच्चा पदार्थ होता है, ये जो है खनिज, मिनरल के रूप में हम लोग क्या करते हैं? जमीन से निकालते हैं, खोद के, चाहे जैसे भी निकाला जाता है। फिर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, जिसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस से गुजरना है उसको, और गुजरने के बाद तब फाइनली जो है वो क्या होता है? हमको जो जैसे एल्युमिनियम चाहिए, कॉपर चाहिए, आयरन चाहिए, वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए, आयरन के ओर होते हैं क्या? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। कॉपर के हैं कॉपर पाइराइट, क्यूपराइट, मैलेकाइट है। और एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। इस तरह से याद करना है। हम लोग भाई तैयारी जब करते थे ये जुबान पे रहता था। तो उसी तरह से आइए, रेडियम। रेडियम का और क्या होता है? रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो याद रखेंगे, रेडियम प्राप्त किया जाता है पिंच ब्लेंड। पिंच ब्लेंड ये क्या है? तो एक आपको क्वेश्चन दे सकता है कि पिच ब्लेंड क्या है? तो याद रखेंगे, पिच ब्लेंड जो है रेडियम का अयस्क है, कच्चा माल है। इससे जो है प्यूरिफाई करके जो है हम लोग प्राप्त करते हैं क्या? रेडियम। थोड़ा सा हमने एक वर्ड यूज़ किया था, उसके बारे में चर्चा कर देते हैं। वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखेगा कोई फिक्र नहीं है। अपना काम है बनाना, जिसको फ़ायदा लेना हो फ़ायदा लेगा। आइए, और ध्यान रखिए भैया, सभी को रिमाइंड करेंगे, इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिए आप लोग, तब मज़ा आएगा। और दोस्तों में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। पहले तो हम वीडियो देखते थे यूट्यूब, तो क्यों सब्सक्राइब करने का, अब पता चला कि सब्सक्राइब क्यों करना है। जब सब्सक्राइब करेंगे तो अपने को मोटिवेशन मिलता है, अरे यार अपने को इतने लोग देख रहे हैं यार, अच्छी बात है, और थोड़ा सा बढ़िया से उसमें सुधार कीजिए और बढ़िया बढ़िया चीज़ दीजिए। तो जैसे जैसे आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे पूरे वीडियो को, अपना जो है ग्राफ जो है ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो हाँ लगेगा कि हाँ हमारे भैया सभी लोग देखने वाले हैं, और उस हिसाब से और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ लेके आएंगे आपको। अभी थोड़ा टाइम का क्राइसिस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे कि हालांकि यूट्यूब में तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अपना हट के रहेगा, उनसे हट के रहेगा, इसी वे में आप सीखोगे। देखो, और ऐसे आंसर मैथ भी उसी तरह से बताएंगे आपको। तो रिवाइज करते चलिए। आइए, एक चीज़ यूज किए थे वर्ड, क्या चीज़? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? रेडियो सक्रिय पदार्थ। रेडियो सक्रिय पदार्थ। अब ऐसा नहीं कि रेडियो बजाने के लिए जो उसको सक्रिय करने के लिए पदार्थ है क्या? सेल, उसको हम रेडियो सक्रिय पदार्थ करते हैं, ऐसा नहीं है। और याद रखेंगे
रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो ध्यान रखिएगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। हमारे नेचर में, इस प्रकृति में बहुत सारे चीज़ें, अपार चीज़ें हैं। 100% हम लोग खोज भी नहीं पाएंगे ना खोजे हैं अभी तक। बहुत सारे चीज़ें आए दिन एक एक चीज़ जो है डिस्कवर होते रहते हैं। तो उसी दौरान जो है, उसी दरमियान जो है, खोजने के दौरान एक ऐसा पदार्थ मिला, ठीक है, जिससे जो है 3 तरह की किरणें निकलती हैं, रेज निकलते हैं। कौन कौन? अल्फा, बीटा और गामा। तो याद रखेंगे, दोज एलिमेंट थ्रू विच, ठीक है, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज रिलीज इटसेल्फ, खुद से निकलते हैं। मतलब हमारे नेचर में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो उन्हीं को बोला जाता है रेडियो सक्रिय पदार्थ, जिसमें यूरेनियम का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। यूरेनियम, स्पेलिंग हमारा कभी कभी कमजोर हो जाता है यार, इसलिए बताया है ना, हम इंग्लिश वाले नहीं हैं, मिक्सअप वाले। हम क्या पढ़ाते हैं? हिंग्लिश। ध्यान रखना, हम लोग हिंग्लिश वाले हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। इसीलिए हमारा प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा कभी कम ज़्यादा होता है। तो एकेडमिक वाले बच्चे कभी कभी हंसते हैं, है ना। नेटूरे, नेटूरे का होता है नेचर, फुटूरे फ्यूचर, ठीक है, अपना ऐसा चलता है। तो ध्यान रखेंगे। तो यूरेनियम, तो यूरेनियम ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अब इस निकलने की घटना को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। क्वेश्चन रहेगा कि रेडियो सक्रियता किसको बोलते हैं? तो अल्फा, बीटा, गामा किरणों के निकलने की घटना को, फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। तो अब एक यहाँ क्वेश्चन आ गया कि रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था, किसने पता लगाया था, किसने बताया था? तो याद रखेंगे, आप भूल गए, हमको याद है, हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। और भैया इसमें जो है बेकुरल, हाँ ध्यान देंगे, इसमें जो है बहुत सारे बच्चे, 80% बच्चे जो है गलत करके आते हैं क्वेश्चन को कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया था। 80%, हम चैलेंज करते हैं, 80% बच्चे गलत करते हैं। वो क्या मार के आते हैं? मैडम क्यूरी, गलत। याद रखेंगे कि रेडियो सक्रियता जो है, रेडियो एक्टिविटी का खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल। अब थोड़ा सा और हिंट कर देते हैं इसी में कि अल्फा कणें जो होती हैं, पार्टिकल जो होते हैं, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं। मतलब इक्विवेलेंट क्या है? प्रोटॉन, प्रोटॉन कणों के बने होते हैं। कौन? अल्फा पार्टिकल। याद रखिएगा, बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो निगेटिव हैं, इक्विवेलेंट है किसके? इलेक्ट्रॉन के। और गामा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। देयर इज नो चार्ज ऑन गामा पार्टिकल, गामा रेज, गामा किरणों पे कोई चार्जेस नहीं होता है। अब सबसे अधिक पूछता है कि भेदन क्षमता किसकी है? भेदन क्षमता मतलब कि वो जो है पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करना मतलब अंदर गहराई तक जाना। तो गामा किरणें जो हैं, इनका पेनिट्रेशन जो है, छेद करने की क्षमता जो है क्या है? सबसे ज़्यादा है। किसका? गामा किरणों का। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी है कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, उससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसके नेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए श्रीवास्तव सर हैं, इनर्जेटिक हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर इतना एनर्जी कहाँ आता है आपको? कहाँ से आता है? सुबह में भी पढ़ाते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, शाम को भी पढ़ाते हैं। तो हमको एनर्जी कहीं और से नहीं आता है, ये आप लोग सामने बैठे हैं ना, आप ही लोग से हमको एनर्जी आता है। आप लोग हमारा सुनते हैं, हमको भी सुनाने की इच्छा होती है, उसी से एनर्जी आती है, और एनर्जी कहीं और से नहीं आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से एनर्जी एक तरफ से आ रहा है तो एक तरफ आउट भी तो होता है। तो आउट होता है, तो आउट होने का कैसे आउट होगा भाई? तो ध्यान रखिएगा कि इसमें से बीटा कण निकला या अल्फा कण निकला या गामा कण निकला, पार्टिकल निकला, तो इसके नेचर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारा एनर्जी कम होगा तो स्वाभाविक थोड़ा सा लेजीनेस आएगा, थकावट होगी, ऐसा होगा ना। तो
इसके भी नेचर पे प्रभाव पड़ता है कि एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक जो है बीटा पार्टिकल निकलेगा क्या प्रभाव पड़ेगा, गामा पार्टिकल निकलेगा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस चैप्टर को ही पढ़ाएंगे, उसमें आपको पूरा बढ़िया से डिटेल में पढ़ाएंगे। इसी में है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब अर्ध जीवन काल बोलते हैं, उसके नाम में ही छुपा हुआ है अर्ध जीवन काल। बोले तो कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जितने समय में उसकी मात्रा आधा हो जाती है, आधी। जैसे मान लीजिए यूरेनियम हमने लिया है कितना, सपोज 500 ग्राम लिया, मान के चल रहे हैं 500 ग्राम लिया क्या, यूरेनियम। अब मान लीजिए कि यूरेनियम को 500 से 250 ग्राम होने में कम हो रहा है, ये 250 होने में इसको लग गया मान लीजिए 10 साल, 10 ईयर्स मान लेते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूरेनियम का हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 10 ईयर्स, ये चीज़ होता है। तो इसके बारे में और डिटेल में इसके फॉर्मूले हैं वो सब भी पढ़ाएंगे। चलिए, आप बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं और सुनने के एवज में हमारे तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। इस तरह से सुनिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।